एक समय की बात है। केशवपुर नामक गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी विधवा औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। सरला की बहू जया स्वभाव से बहुत बुरी थी। वो रोजाना सरला से बात बात पर लड़ती रहती थी। सरला का पति किशन शहर में मजदूरी करता था, इसलिए वो कभी कभी ही गांव आ पाता था। किशन शहर से घर खर्चे के लिए पैसे भेजता तो 2 लिफाफे भेजता, एक अपनी माँ के नाम और एक अपनी पत्नी के नाम। पर जया सरला के पैसे भी अपने पास ही रख लेती थी। ऐसे ही एक दिन, ये सरला देवी और जया जी के नाम के मनी ऑर्डर हैं। लाओ लाओ भैया, जल्दी से मुझे दे दो। ये सरला देवी के हस्ताक्षर करके ही उन्हें मिलेगा। माँ जी आराम कर रही हैं, लाओ मैं अंगूठा लगवा कर लाती हूँ। ए बुढ़िया, जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दे। भैया मनी ऑर्डर मुझे दे दो। जया सारे पैसे अपने पास रख लेती है और अपने और बेटे बिट्टू के लिए खाने पीने की चीजें खरीद लाती है। माँ बहुत भूख लगी है। ये देख मैं तेरे लिए कितने सारे पकवान लाई हूँ, पूड़ी, छोले, समोसे, कचौड़ी। चल हम दोनों मिलकर खाते हैं, मजा आ जाएगा। जया बहू, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता तो। पता नहीं इस बुढ़िया को कितनी भूख लगती है, जब देखो हम माँ बेटे के खाने पर नजर लगाती रहती है। ये ले पकड़, आधी कचौड़ी दे रही हूँ, अब रात तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और तुझे तो मैंने बोला था कि कपड़े धो देना, तेरे से अभी तक कपड़े नहीं धुले। ये कचौड़ी खाकर चुपचाप सारे कपड़े धो देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सरला कचौड़ी का एक टुकड़ा खाकर भला क्या पेट भरती। वो फिर से दोबारा काम पर लग जाती है। एक दिन किशन शहर से वापस आने वाला था। जया को पता था कि जब किशन सरला से पूछेगा कि वो उसे पैसे बराबर भेजता है तो उसे मिलते हैं या नहीं। ये बात सोचकर जया थोड़ा घबरा जाती है और वो सरला से कहती है, ओ बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे से कहा कि तुझे उसके भेजे हुए पैसे नहीं मिलते तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो एक दिन रहकर चले जाएंगे, उसके बाद जो मैं तेरा हाल करूंगी ना, फिर तू देखती रह जाएगी। इसलिए अपने बेटे के सामने दुखड़े रोने की कोशिश मत करना। नहीं बहू, मैं किशन को कुछ नहीं कहूंगी। माँ मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, वो तुम्हें मिल गए थे ना? अरे आप बिना कैसी बातें करते हो, माँ जी को मैं बराबर से पैसे देती रहती हूँ। माँ जी ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े, आप भी खाओ। किशन 2 दिन रहकर शहर वापस चला जाता है। जया फिर से अपने रूप में आ जाती है। दिन भर सरला काम करके एक दिन चक्की से आटा पिसवा कर लौट रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। रिक्शा में जाती एक लड़की देख लेती है। भैया इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, बेचारी पता नहीं कौन है। सुमन, ये तेरे साथ कौन है? ये रास्ते में बेहोश हो गई थी, मैं इन्हें घर ले आई, लगता है इन्हें होश आ गया है। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। माँ जी, आप इतनी भारी आटे की बोरी अकेले ही उठा कर ले जा रही थी, आपके बच्चे या कोई? सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है। माँ जी कोई परेशानी है तो आप हमसे कह सकते हो, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशानी में हो। क्या करूं बेटी, मैं इस जीवन से हार गई हूँ। सरला के दुख का घड़ा फूट जाता है और वो सारा दुख सुमन और बाकी लड़कियों को बताती है। अब इस संसार में जीने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। माँ जी ऐसा मत सोचिए, आप जीवन से यूं निराश मत होइए। अब आप अपनी बहू के पास वापस मत जाना, आप यहाँ हमारे साथ रहो। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम लोग यहाँ गांव में रहती हो क्या? जी माँ जी, हम मेहंदी वाली हैं, हम लोग मेहंदी लगाने का काम करती हैं और आसपास के गांव और शहरों में मेहंदी लगाने जाती हैं। क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ग्रुप में आप भी जुड़ जाओगे, मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। सरला अब उन लड़कियों के साथ ही रहने लगी और कुछ ही समय में वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई।
इधर जया सरला के कुछ दिन तक वापस न आने से घबरा जाती है। ये बुढ़िया इतने दिनों से कहाँ गायब है, मुझे तो कोई खोज खबर नहीं है। बिट्टू के बापू ने हम सबको अचानक शहर बुलाया है। वहां जाकर अब यही बोलना पड़ेगा कि बुढ़िया की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं ला सकी। जया बिट्टू को लेकर किशन के पास शहर पहुंचती है। क्या हुआ जया, माँ तुम्हारे साथ नहीं आई? वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वो गांव में ही रहें। बेकार में सफर करती तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती। पर तुमने मुझे अचानक क्यों शहर क्यों बुला लिया? अरे वो हमारे सेठ जी की लड़की की शादी है, इसलिए उन्होंने बोला कि कोई ऊपर के कामों के लिए मिल जाए। मैंने सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ, और माँ भी थोड़े दिन के लिए मेरे पास रह लेगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें मालकिन से मिलवा देता हूँ। देखो किशन, शाम को मेहंदी का समारोह है तो काम अच्छे से निपटाने हैं। जितने भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत में कोई कमी ना होने पाए। आप चिंता मत करो मालकिन, सब हो जाएगा। ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे गांव से बुला लिया है, ये सब संभाल लेगी। जया मेहंदी समारोह की तैयारियों में काम करवाने लगती है। सब मेहमान आने लगते हैं। रिचा, मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई, कितने बजे का टाइम दिया था? मम्मी, मेरी उनसे बात हो गई है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। लो वो आ गई। माँ जी, ये यहाँ कैसे? मेहंदी वाली लड़कियों के साथ? माँ यहाँ? जया तुम तो कह रही थी कि माँ बीमार है और गांव में है, पर माँ मेहंदी वाली लड़कियों के साथ क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, तुम यहाँ इन सबके साथ? किशन बेटा, आप मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। ये लड़की इनको सब कुछ बता देगी। शायद आप नहीं जानते हैं, आपकी पत्नी ने आपकी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं, इसीलिए ये बेचारी अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने को मजबूर थी। सुमन किशन को सारी सच्चाई बताती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाते। किशन सबके साथ जब घर आ जाता है। जया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ दर दर भटक रही है। अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी। बिट्टू को मैं पाल लूंगा। अभी के अभी अपने मायके निकल जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। किशन बेटा, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। जया बहू को माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है बेटा। मैंने जया बहू को माफ कर दिया। किशन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ जी अब हमारे साथ ही काम करेंगी। उस दिन के बाद जया ने अपना व्यवहार बदल लिया। सरला ने मेहंदी लगाना नहीं छोड़ा, वो अपने मेहंदी लगाने के काम को करती रही। जया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो भी सरला की बहुत देखभाल करती थी।